नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार ने समर्थकों से राज्य में सूखे के कारण उनका जन्मदिन नहीं मनाने का आग्रह किया। भाजपा 28 लोकसभा सीटें जीतेगी, सुनील कुमार। कर्नाटक में कांग्रेस को मिलेगी 18 से 21 सीटें, प्रियांक। यौन शोषण मामला, देवराज गौड़ा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बंगाल में हिंदुओं को बनाया स्वयं दर्जे का नागरिक, पीएम मोदी ने ममता बनर्जी और कांग्रेस पर साधा निशाना। ईडी ने झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को भेजा समन, 14 मई को पूछताछ के लिए बुलाया। पीएम नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट पर उठ रहे सवाल, विपक्षी दलों ने अमित शाह के बयान पर की टिप्पणी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने रविवार को अपने समर्थकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों से राज्य में गंभीर सूखे के मद्देनजर 15 मई को उनका जन्मदिन नहीं मनाने का आग्रह किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी बताया कि वहां अपने जन्मदिन पर लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर भारत में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। कर्नाटक ने 240 तालुकों में से 223 को सूखा प्रभावित घोषित किया था और उनमें से 196 को गंभीर रूप से सूखा प्रभावित के रूप में वर्गीकृत किया गया। मैं अपने समर्थकों और प्रशंसकों से आग्रह करता हूं कि वे राज्य में सूखे की स्थिति को देखते हुए 15 मई को मेरा जन्मदिन न मनाएं। कृपया इस वर्ष मेरे जन्मदिन के लिए कोई कटआउट, बैनर, होर्डिंग्स न लगाएं या जन्मदिन कार्यक्रम आयोजित न करें। शिव कुमार ने एक बयान में कहा, आप जहां भी हो, आपकी शुभकामनाएं और आपका प्यार और स्नेह मेरे लिए काफी है। राज्य में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों नेतृत्व अपने प्रदर्शन का विश्लेषण और समीक्षा कर रहे हैं और संभावित परिणामों की अटकलें लगा रहे हैं। बीजेपी के राज्य महासचिव और चुनाव प्रबंधन समिति के समन्वयक वी सुनील कुमार ने कहा, हम बीजेपी जेडीएस गठबंधन लोगों की प्रतिक्रिया और 3 स्तरों के प्रचार के आधार पर सभी सीटें जीतने के मूड में है। उन्होंने कहा कि गठबंधन भाजपा और जेडीएस उम्मीदवारों के लिए पारस्परिक रूप से फायदेमंद है, क्योंकि दोनों दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अच्छा समन्वय किया है। 40 दिनों के चुनाव प्रचार की कड़ी समीक्षा के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि कम समय में अधिक लोगों तक पहुंचने की पार्टी की कोशिशें सफल रही। उन्होंने बताया, हमने 3 तरह से जनसंपर्क किया है और बड़ी सार्वजनिक बैठकों, रोड शो और घर घर बैठकों के जरिए अपना संदेश पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के 14 राष्ट्रीय नेताओं ने 89 सार्वजनिक बैठकों में भाग लिया। उन्होंने कहा 39 स्थानों पर रोड शो किए गए और लगभग 30 राज्य नेताओं ने 557 बैठकों को संबोधित किया और 139 स्थानों पर रोड शो किए। उन्होंने कहा 650 से अधिक सार्वजनिक बैठकें और 180 से अधिक रोड शो आयोजित किए गए हैं। उन्होंने कहा सभी बूथों पर 50 से 75 लोगों को शामिल करते हुए 60,000 से अधिक छोटी बैठकें आयोजित की गई, जहां कांग्रेस के प्रचार और उसके निर्वाचित होने पर खतरों के बारे में बताया गया। बीजेपी ने चुनाव आयोग में 152 शिकायतें दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को डरा धमकाकर चुनाव प्रक्रिया में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि सीएम सिद्धरामैया, डीसीएम डीके शिव कुमार, मंत्री सतीश जारकिहोली और डॉक्टर जी परमेश्वर के बीच चतुष्कोणीय लड़ाई के कारण कांग्रेस सरकार गिर जाएगी। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये देखते समाचार।
होली नरसीपुरा GMFC अदालत ने भाजपा नेता और वकील देवराज गौड़ा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गौड़ा को शुक्रवार रात चित्रदुर्ग जिले में हिरियूर पुलिस ने हिरासत में लिया था। हाल ही मिश्रू सर्कल इंस्पेक्टर और बानावाड़ा सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में होली नरसीपुर शहर पुलिस ने गौड़ा को हिरियूर में हिरासत में ले लिया और शनिवार सुबह करीब 4:30 पर उन्हें होली नरसीपुर ले आई। 2 मोबाइल फोन, कुछ दस्तावेज और एक टोयोटा इनोवा SUV जिसमें गौड़ा ने कथित तौर पर भागने की कोशिश की थी, जब्त कर ली गई। होली नरसीपुरा शहर पुलिस ने 36 वर्षीय पीड़िता के ताजा बयानों के आधार पर गौड़ा के खिलाफ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। गौड़ा के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत पीड़िता ने 1 अप्रैल को दर्ज की थी। गौड़ा के खिलाफ धारा 376, 354A, 354C, 448, 504 और 506 लगाई गई है। पूर्व विधायक LR शिवराम गौड़ा के साथ उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद पुलिस ने उनके सेलफोन पर नजर रखना शुरू कर दिया। कलबुर्गी शहर में 3 लोगों का अपहरण करने के बाद उनके निजी अंगों में बिजली के झटके देकर यातना देने की घटना सामने आई है। इस सिलसिले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कलबुर्गी के पुलिस आयुक्त चेतन आर ने बताया कि सेडम तालुके के देवनूर गांव के सेकेंड हैंड कार डीलर अर्जुन और उसके दोस्त समीरुद्दीन और अब्दुल रहमान 5 मई को रमेश नामक व्यक्ति को कार दिखाने के लिए कलबुर्गी आए थे। टेस्ट ड्राइव के बाद रमेश कार खरीदने के लिए तैयार हो गया। वह अर्जुन और उसके 2 दोस्तों को यह कहकर कलबुर्गी शहर के हागरगा रोड पर ले गया कि उसे वहां एक आदमी से पैसे लेने हैं। हागरगा रोड पर पहुंचने के बाद वहां इंतजार कर रहे रमेश और उसके साथियों ने अर्जुन और उसके दोस्तों पर हमला किया और उन्हें एक सुनसान जगह पर एक घर में ले गए। अपनी पुलिस शिकायत में अर्जुन ने कहा कि रमेश सहित आरोपियों ने मांग की कि वह उन्हें अपने प्रयुक्त कार व्यवसाय में किए गए लाभ में कटौती का भुगतान करे। अर्जुन ने कहा उन्होंने उसे और उसके दोस्तों को भी निर्वस्त्र किया, उनके साथ मारपीट की और उनके निजी अंगों में बिजली के झटके दिए। अर्जुन ने कहा जब उसे और उसके दोस्तों को प्रताड़ित किया जा रहा था तब एक आरोपी ने वीडियो रिकॉर्ड किया। जांच के बाद विश्वविद्यालय पुलिस ने रमेश और उसके सहयोगियों इमरान पटेल, मोहम्मद मतीन, मोहम्मद सियाउल हुसैन, मोहम्मद अफजल शेख, हुसैन शेख और सागर को गिरफ्तार कर लिया। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर चौथे चरण का मतदान 13 मई को होने वाला है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी रविवार 12 मई को पश्चिम बंगाल के दौरे पर फिर से पहुंच रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी नॉर्थ 24 परगना जिले के बैरकपुर, हावड़ा के पंचाल और हुगली जिले के चिनसुराहा और पुरसुरा में चुनावी रैलियां करने वाले हैं। बता दें कि चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए पीएम मोदी शनिवार की रात कोलकाता पहुंचे थे। बता दें कि बैरकपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस व टीएमसी पर खूब निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर चौथे चरण का मतदान 13 मई को होने वाला है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी रविवार 12 मई को पश्चिम बंगाल के दौरे पर फिर से पहुंच रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी नॉर्थ 24 परगना जिले के बैरकपुर, हावड़ा के पंचाला और हुगली जिले के चिनसुराहा और पुरसुरा में चुनावी रैलियां करने वाले हैं। बता दें कि चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए पीएम मोदी शनिवार की रात कोलकाता पहुंचे थे। बता दें कि बैरकपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस व टीएमसी पर खूब निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की।
प्रवर्तन निर्देशालय ने रविवार को कांग्रेस विधायक और झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को समन जारी किया है। ईडी ने रांची स्थित ऑफिस में उन्हें 14 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि आलमगीर आलम के निजी सचिव के आवास परिसर से करोड़ों रुपए की बरामदगी के मामले में मंत्री को तलब किया गया है। आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकानों से 35 करोड़ रुपए मिले थे। संजीव लाल और जहांगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया था। बता दें कि ईडी ने 6 मई को आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू सहायक जहांगीर आलम के फ्लैट पर छापा मारा और 37 करोड़ रुपए से अधिक नकद रुपए बरामद किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह नकदी बरामदगी जांच एजेंसी द्वारा रांची में कई स्थानों पर मारी गई छापेमारी का हिस्सा थी। बेहिसाब नकदी को गिनने के लिए कई गिनती मशीनें लाई गई थी। इसके अलावा एजेंसी के अधिकारियों ने जहांगीर आलम के फ्लैट से कुछ आभूषण भी बरामद किए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद शनिवार को पहली बार चुनावी सभा करने पहुंचे। दिल्ली में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में अगर भाजपा जीत कर आती है तो ये लोग योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को हटाया था। इस बाबत न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि इंडी गठबंधन को पता है कि एनडीए 400 पार करने जा रहे हैं और मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए इस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नरेंद्र मोदी की ही 229 तक नेतृत्व करेंगे और नरेंद्र मोदी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। इंडी गठबंधन के लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है। उन्हें ज्यादा परिश्रम करना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद करना चाहिए। इस प्रकार के झूठे भ्रम फैलाकर वे चुनाव नहीं जीत सकते। इस पर राजद नेता मनोज झा ने कहा कि जिस दल में व्यक्ति दल से बड़ा हो जाए वहां ऐसा होता है। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी रिटायर करा दिए गए, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं रिटायर होंगे क्योंकि यहां व्यक्ति दल से बड़ा है। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को पीएम मोदी को चुनौती दी थी कि पीएम मोदी उनके सार्वजनिक बहस के निमंत्रण को स्वीकार करें। इस पर अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी क्या इंडी गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना करने की राहुल गांधी की क्षमता पर संदेह व्यक्त करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी दशकों तक कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है, जहां संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और शीर्ष नेता राहुल गांधी जैसे दिग्गज पार्टी के नेताओं ने सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा। लोकसभा चुनाव 2019 तक जब तक इस सीट पर स्मृति ईरानी ने जीत दर्ज नहीं की, तब तक इसे गांधी परिवार के गढ़ के रूप में जाना जाता था। आगे स्मृति ईरानी ने कहा कि पहली बात यह है कि जिस व्यक्ति के पास भाजपा के साधारण कार्यकर्ता के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है, उसे किसी तरह के घमंड करने से बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो पीएम मोदी के बराबर में बैठकर बहस करना चाहता है, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या वह इंडी गठबंधन के पीएम पद के उम्मीदवार है क्या? बता दें कि इससे पहले शनिवार को केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी ने पीएम मोदी के साथ सार्वजनिक बहस के निमंत्रणों को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता संजय निरुपम ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति में घोटाले के आरोपी हैं, अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं। 2 जून को फिर से वापस जेल जाना होगा, जिससे शराब के नाम पर लोगों का पैसा चुराया वो विपक्ष के नेताओं को पीएम मोदी द्वारा जेल में डालने का डर दिखा रहे। उनके बयान को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। संजय ने कहा कि विपक्ष के नेताओं ने अगर भ्रष्टाचार किया होगा तो उन्हें जेल जाना होगा। यह तय है। मैं भी कुछ दिन पहले विपक्ष में था, लेकिन मेरे यहां तो ईडी और सीबीआई की रेड नहीं पड़ी। जब मैंने कोई घोटाला किया नहीं तो रेड क्यों पड़ेगी? ऐसा विपक्ष के नेताओं को सोचना चाहिए। हेमंत सोरेन और केजरीवाल की तरह घोटाला करोगे तो जेल जाना होगा। संजय ने कहा कि केजरीवाल पीएम मोदी को तानाशाह कर रहे हैं, जबकि खुद अपनी पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं को बड़ी चालाकी से आप से बाहर निकाल दिया। प्रशांत भूषण, आशुतोष और अपने करीबी दोस्त कुमार विश्वास तक को नहीं छोड़ा और पार्टी से निकाल दिया। जिन्होंने खुद अपनी पार्टी को निजी कंपनी बना दिया, वो पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं पर भविष्यवाणी कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं पर मोदी को लेकर दिए बयान पर उनके नेता जवाब देंगे, लेकिन केजरीवाल खुद घोटाले के आरोपी है और दूसरों पर भविष्यवाणी कर रहे हैं। यह हास्यास्पद है। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद।
कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। हाल के दिनों में रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए गए हैं। अब रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूसी सैन्य बलों ने उत्तर पूर्वी यूक्रेन के 5 गांवों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। यूक्रेन के पत्रकारों से मिली जानकारी के मुताबिक रूसी सैनिकों ने बोरिसिका, ओहिरत्सो, पिल्ना और स्टाइलेचा गांवों पर कब्जा कर लिया है और ये सभी गांव यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में स्थित है। फिलहाल जो हालात है उससे तो यही लग रहा है कि अमेरिकी हथियार यूक्रेन के कम नहीं आ रहे हैं और रूस जंग में लगातार बढ़त बनता जा रहा है। रूसी सैन्य अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने प्रांत पर किए गए हालिया हमले में एक अन्य गांव पैटिनिका पर भी कब्जा कर लिया। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि रूसी बलों के हमले के कारण 1700 से अधिक आम लोगों को क्षेत्र से निकलना पड़ा। इन हमलों का असर आम लोगों पर भी पड़ा है और वो अपना घर छोड़ने को मजबूर है। खार्किव के गवर्नर ओलेस ने कहा कि हवाई हमलों और बमबारी में 30 से अधिक विभिन्न कस्बों और गांवों को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए हैं। रूस की तरफ से हमले लगातार किए जा रहे हैं। आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर की किडनी प्रतिरोपित कराने वाले पहले व्यक्ति की इस प्रक्रिया से गुजरने के लगभग 2 महीने बाद मौत हो गई है। मृतक के पाकिस्तानी और अस्पताल की ओर से यह जानकारी दी गई है कि रिचर्ड स्लेमाइन 62 नाम के व्यक्ति की मार्च में मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में किडनी प्रतिरोपित की गई थी। उस समय चिकित्सकों ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि किडनी कम से कम 2 साल तक ठीक रहेगी। अब शख्स की मौत के बाद किडनी प्रतिरोपण करने वाली टीम ने एक बयान में कहा कि स्लेमन के निधन से वो बहुत दुखी है और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हालांकि टीम ने यह भी कहा कि उनके पास ऐसा कोई संकेत नहीं है कि प्रतिरोपण के कारण उनकी मौत हुई है। रिचर्ड काफी समय से डायबिटीज की चपेटे में थे, जिससे उनकी किडनी खराब हो गई थी। करीब 7 साल तक डायलिसिस पर रहने के बाद साल 2018 में मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में उन्हें एक इंसान की किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी, लेकिन 5 साल के भीतर ही वह फेल हो गई। इसके बाद उन्हें सुअर की किडनी लगाई गई थी। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार ने समर्थकों से राज्य में सूखे के कारण उनका जन्मदिन नहीं मनाने का आग्रह किया। भाजपा 28 लोकसभा सीटें जीतेगी। सुनील कुमार। कर्नाटक में कांग्रेस को मिलेगी 18 से 21 सीटें। प्रियांक। यौन शोषण मामला देवराज गौड़ा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बंगाल में हिंदुओं को बनाया स्वयं दर्जे का नागरिक। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी और कांग्रेस पर साधा निशाना। ईडी ने झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को भेजा समन। 14 मई को पूछताछ के लिए बुलाया। पीएम नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट पर उठ रहे सवाल। विपक्षी दलों ने अमित शाह के बयान पर की टिप्पणी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।